नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर ठोस अवस्था के पार्ट 4 को। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग किन किन पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा संकुलन क्षमता, और इसके बाद होगा एकक कोशिका की विमा तथा घनत्व संबंधी गणनाएं। तो इन दो पॉइंटों को ही आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट संकुलन क्षमता। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एचसीपी और सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता, फिर देखेंगे अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता, और लास्ट में हम लोग देखेंगे सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको संकुलन क्षमता अच्छे से समझना है तो आप इसके पहले वाले जो इस चैप्टर के पार्ट है उनको पहले देख के अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको यह संकुलन क्षमता अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि एचसीपी और सीसीपी होता क्या है तो उसकी संकुलन क्षमता आप कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले वाले पार्ट में सब कुछ बताया गया है कि एचसीपी सीसीपी क्या होता है, अंतः केंद्रित क्या होता है, और इसके बाद एकक कोशिका क्या होता है। अगर आप उनमें समझ लेंगे तो संकुलन क्षमता आपके लिए हो जाएगा बहुत ही आसान। अगर आपने वो वीडियो पहले से देखा है और आप उसको अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं संकुलन क्षमता। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि संकुलन क्षमता होता क्या है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी ठोस का निर्माण होता है तो ठोस कणों से मिलकर बनता है। कण आपस में एक दूसरे के अगल बगल जुड़ते हैं और जुड़ के संकुलित होते हैं, यानी बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद ही पूरे ठोस का निर्माण होता है। लेकिन वहां पर एक चीज आपने जरूर देखा होगा कि जब ठोस बढ़ते हैं तो पूरे के पूरे ठोस का निर्माण केवल ठोस कणों से नहीं होता है, बल्कि ठोस कणों के साथ साथ उसके बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रिक्तियां। तो संकुलन क्षमता यही बताता है कि ठोस के अंदर जो ठोस कण है उनके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है और कितना उसमें बचा है रिक्तियां। अब इसको निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, वही अपना प्रतिशत का पुराना सूत्र। अगर किसी चीज का प्रतिशत निकालना है तो जिसका निकालना है उसका भाग होगा ऊपर और कुल भाग होगा नीचे और इंटू होगा 100। तो यहाँ हम लोग इन सब की संकुलन क्षमता निकालने के लिए इनकी एकक कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं एकक कोशिकाओं का प्रयोग? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कि एकक कोशिका में पूरे ठोस के गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं। यानी कहने का मतलब कि एकक कोशिका में ही ठोस के सारे गुण होते हैं। तो अगर एकक कोशिका का संकुलन क्षमता निकालेंगे तो वही होगा पूरे ठोस का संकुलन क्षमता। इसीलिए हम लोग एकक कोशिका का ही संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं। आसानी से हमको पूरे ठोस का संकुलन क्षमता मालूम चल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, अगर आपको संकुलन क्षमता निकालना है किसी एकक कोशिका का, तो जो एकक कोशिका जो होगा उसमें जो गोले हैं, ठोस कण के गोले यानी ठोस जो कण है उनके द्वारा घेरा गया स्थान जो होगा वो होगा ऊपर, और कुल जो है आयतन होगा यानी कुल स्थान होगा नीचे, और इंटू हो जाएगा 100। इस तरह हमको एकक कोशिका की संकुलन क्षमता मिल जाएगी और वही होगी इन सबकी यानी उसके ठोस की भी संकुलन क्षमता। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एचसीपी और सीसीपी की। और ये जानते हैं यहाँ एचसीपी सीसीपी देखिए हमने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी संकुलन क्षमता बिल्कुल बराबर होती है। तो इसलिए हम लोग एक साथ निकाल लेते हैं, जो इसकी होगी वही उसकी होगी। तो इस समय हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि जो सीसीपी होता है इसकी जो एकक कोशिका होती है वो होती है एफसीसी, यानी कि इसकी एकक कोशिका होती है फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। और फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका आप पहले से जानते हैं कि वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जिसमें आपका जो है ये घन होता है, और घन में जो कण होता है वो कण कोने पर तो होता ही है, हर एक कोने पर, साथ में एक एक कण हर एक फलकों पर भी होता है। अब इसी अनुसार से हम निकालेंगे इसके अंदर जो है कि कणों द्वारा घेरा गया आयतन, और इसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे कुल आयतन। तो देखिए, कुल आयतन जो होगा वो पूरे एकक कोशिका का ही आयतन होगा। तो कुल आयतन होगा पूरे एकक कोशिका का आयतन। अगर हम मान लें कि एकक कोशिका की भुजा जो है वो आपका ए है, तो आप जानते हैं कि घन जो होता है उसकी एक भुजा ए है, तो ये भी भुजा क्या होगी? ए होगी। और यहाँ ये भी भुजा क्या होगी? ए होगी, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? बराबर। अब इसके बाद बात करते हैं कणों की। तो आप जानते हैं कण आपका जो होगा वो होगा फलक पर और कोने में।
तो हमने बताया था कण इस प्रकार होते हैं कि सब कण एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मतलब यहाँ अगर कण बनाया जाए तो ये फलक पर कण यहाँ ऐसे बनेगा जो है कण, और इसके बाद एक कण आपका यहाँ पर रहेगा कोने पर और एक कण यहाँ पर रहेगा इस कोने पर। इस तरह आपके कण रहेंगे, यहाँ एक कण रहेगा, यहाँ एक कण फलक पर रहेगा, फलक के बिल्कुल केंद्र पर यहाँ एक कण रहेगा, और ये आपस में सटे होंगे यहाँ पर। इसी तरह हर एक जगह रहेगा। हम केवल एक बना रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो ये आपका त्रिज्या है, जो इस कण की त्रिज्या है, ये हमने त्रिज्या मान लिया कि कण की त्रिज्या वो r है। त्रिज्या हमने r माना है इसका, और इसका a माना है। तो अगर इसका त्रिज्या यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ पर इसका त्रिज्या जो है यहाँ r है, तो देखेंगे ये r आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो इधर त्रिज्या आधी होती है r। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा ये लाइन मिला दें तो आप देखेंगे इसकी भी त्रिज्या r होगी और इधर भी r होगा और ये भी होगा r, यानी टोटल हमको ये r मिल गया। अब इसके बाद ये देखिए, ये आपने देखा कि ये जो आप इस पहले पटल को देखिए तो यहाँ देखेंगे एक कण यहाँ है, एक कण बीच में यहाँ है, और ये यहाँ से यहाँ भुजा पर ही यहाँ पर तीनों कण है। इस भुजा पर ये जो आपका मिला, इस भुजा को हम लोग कहते हैं इसका विकर्ण, इस भुजा को हम लोग कहेंगे इस वर्ग का विकर्ण। देखिए वर्ग का विकर्ण है, याद रखें वर्ग का विकर्ण है, तो ये वाला वर्ग का विकर्ण है। अब आप जानते हैं कि अगर भुजाएं a हो तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है a√2। कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। आप जानते हैं यहाँ 90 डिग्री है, अगर यहाँ विकर्ण निकालना है तो अंडर रूट आपका a² प्लस a² होगा, यहाँ से निकालेंगे तो a√2 होने वाला है। तो ये आप जानते हैं कि ये होने वाला a√2। अब ध्यान से बस यही हमको देख लेना है। आप देखेंगे कि यहाँ आपका जो a√2 है, a√2 है, ये बराबर है आपके 4r के। देखिए 1r 2r 3r और 4r, a√2 बराबर है 4r के। और यहां से अगर आप क्या करें, a बराबर निकालें तो आपको मिलेगा 4r/√2। ये मिलने वाला है। सॉल्व आप आसानी से जानते हैं, कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इससे, तो ये आएगा 2√2 और ये जाएगा r, इससे भाग देंगे तो ये आपका 1 2 हो जाएगा, √2 × 2 तो वो आपका कट जाएगा और 2 बचेगा। तो यहाँ 2√2 और ये r हो जाएगा a के बराबर। और आप जानते हैं एफसीसी में जो कणों की संख्या होती है, कणों की संख्या, वो आपका टोटल जो कणों की संख्या होती है वो होती है टोटल 4। कैसे होती है हम लोग पहले ही निकालना सीख चुके हैं। कणों की संख्या 4, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर a बराबर हो गया इतना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मालूम चल चुकी है कि a बराबर इतना होने वाला है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर जो है, अब हम लोग इस चीज से द्वारा यहाँ पर हम लोग यहाँ करने वाले। अब एक चीज आपको और मालूम है बहुत अच्छे से कि कोई भी गोला होता है तो उस गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। तो बस एक गोले का आयतन 4/πr³ होता है। तो बस हम लोग यहाँ पर अब सारा सूत्र में सब कुछ मालूम चल गया, रखेंगे। एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, यानी गोले द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, तो हमको पता है कि एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। लेकिन यहाँ एक गोला तो है नहीं, एफसीसी में कितने गोले होते हैं? 4, तो यानी कि 4 कण होते हैं, तो इसका कुल आयतन हो जाएगा कणों द्वारा घेरा हुआ 4 × 4/3 πr³। और बटे यहाँ पर हम लिखेंगे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। चूंकि ये एकक कोष्ठिका एक घन है और घन की भुजा a है, उसका आयतन होगा उसकी लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, यानी कि होने वाला है a³ जो आप जानते हैं। बस अब इसको करना है सॉल्व। यहाँ पर 4 × 4/3 πr³ तो होगा, और इसके नीचे हम लोग a³ की जगह, देखिए a है, a की जगह ये मान रख देंगे और रखेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 2√2 और यहाँ पर r का हो जाएगा होल क्यूब, क्योंकि a का मान है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 4/3 इंटू पाई का मान आप रखेंगे तो 22/7 आपको मालूम है, और इंटू r³ यहाँ होने वाला है और यहाँ होने वाला है। यहाँ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी हो जाएगा 8, और 8 दूनी हो जाएगा 16, और ये 16√2 इतना आने वाला है। और यहाँ r³ होने वाला है। यहाँ से r³ कट गया, और देखिए बच यहाँ संख्याएं बची हैं। तो जब संख्याएं बची इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 ये 16 कट जाएगा, और ये सब सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा। एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि इंटू 100 हम भूल गए हैं, तो आप इंटू 100 भी कर लीजिए
ये छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन इससे आंसर पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो इंटू 100 यहाँ करते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी देखिए सॉल्व करेंगे तो हमने कर चुके हैं हम कई बार, तो यहाँ आएगा 74%। अब ये आपको याद कर लेना है, मतलब ये इतनी बार मतलब आप निकालेंगे तो जनरली एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एससीपी की संकुलन क्षमता क्या है, तो आपको याद रखना पड़ता है कि 74% होने वाला है, तो इसका आंसर 74% आएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए एससीपी या सीसीपी संरचना जो है उसकी संकुलन क्षमता, और वो आती है 74%, यानी आता है 74%। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं और कितनी होती है। चलिए देख लेते हैं दूसरे का संकुलन क्षमता, यानी अंतः केंद्रित घनित संरचनाओं में संकुलन क्षमता। वो भी है सिंपल, चलिए देखते हैं और इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं अगला, अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता। अब अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता जानना होगा तो इसकी एकक कोष्ठिका जानना होगा। तो आपको पता है कि इसकी एकक कोष्ठिका जो होती है BCC, पहले से जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब BCC। और BCC का चित्र भी आप जानते होंगे कि यहाँ पर होता क्या है कि जो घन होता है उस घन में जो कण होते हैं वो हर एक कोने पर तो होते ही, और एक कण इसके बिल्कुल बीच में होता है, इसके मध्य में रखा होता है, एकदम सेंटर में एक कण यहाँ बीच में रखा रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं BCC। बस इसी को हमको हल करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इसके बीच में कण रखा रहेगा, ये बीच में कण, यहाँ हमने बीच में कण बना दिया, वो कण आप देखेंगे तो इसके इस वाले कण के संपर्क में रहेगा, और साथ में देखेंगे तो इस वाले कण के संपर्क में रहेगा, जो यहाँ से कण बनेगा उनके संपर्क में रहेगा। ये थोड़ा सा छोटा बन गया है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। तो ये आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये एक कण यहाँ पर होगा, जो अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये आपका रूम है और रूम के यहाँ बीच में एक कण रखा है एकदम रूम के, तो उसके संपर्क में एक इधर वाला कण रहेगा कोने वाला, एक उसके दूसरे कोने वाला कण, मतलब सभी 8 कण उसके संपर्क में रहेंगे जो 8 कोने पर है। मतलब 2 कणों को लेंगे तो एक इधर वाला कण होगा, इधर वाला, उस तरह हम ले सकते हैं कि ये इसके कण संपर्क में रहेगा। यानी कि ये जो इसके संपर्क में कण हम इसको लिए हैं और ये हमने इसको लिया, ये संपर्क में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी भुजा हम लोग A मान लेते हैं, घन की भुजा A मान लेते हैं। तो आप जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, A ही रहेंगी। अब बात करते हैं इसकी त्रिज्या, तो हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R, यहाँ से R मान लेते हैं। तो सेम वही यहाँ पर हम एक विकर्ण खींचने वाले हैं। देखिए यहाँ पर R होगा तो यहाँ पर देखिए ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा, यानी 4 R मिले हैं। लेकिन अब की बार आपको देखना है कि ये जो हमने विकर्ण खींचा है, ये विकर्ण आपके इस वर्ग का विकर्ण नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे घन का विकर्ण है। ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से शुरू होकर यहाँ नहीं खत्म हुआ है, ये घन का विकर्ण है। घन, कोई घन है तो घन के एक कोने से दूसरे कोने जब जाएंगे तो उसे हम कहते हैं घन का विकर्ण, और उसकी एक फलक पर जब हम लोग जाते हैं तो वो फलक का विकर्ण होता है। तो ये घन का विकर्ण है। और आपको बता दें कि घन का जो विकर्ण होता है, जो पूरा का पूरा विकर्ण होता है, वो होता है A√3। घन का विकर्ण जो होता है वो होता है A√3। ये A√3 होता है, और A√3 जो बराबर है वो बराबर है 4R के। बस यही से आप A का मान निकाल लीजिए, तो 4R/√3 हो गया। बस आप सारा काम एकदम आपके लिए आसान हो गया। BCC में आपको निकाल लेना है कणों की संख्या। तो आपको पता है BCC में कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, सबको पता है 2 होता है। कैसे होता है आपको पता है। अब आपको सारी चीजें मिल गई। अब यहाँ पर आप देखिए एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, तो आप जानते हैं एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 πr होता है। क्यों? और कितने गोले हैं? 2, तो ये 2 इंटू इतना हो जाएगा, और बटे एकक कोष्ठिका का आयतन हो जाएगा A³। बस आपको यहाँ पर और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 इंटू यानी ये कर देते हैं 8 आपका 3 हो गया πr³, और इंटू यहाँ पर A का मान रखते हैं। A का मान देखिए है 4R/√3 का होल क्यूब। ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे तो 8/3 πr³, और इसके बाद यहाँ करेंगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और अपॉन 3 √3 का क्यूब हो जाएगा आपका 3 और √3।
इतना हो जाएगा और इंटू हो जाएगा आर क्यूब। अब यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा, अब यहाँ देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट गया और इंटू हो जाएगा 100। बस इसके देखिए सभी अंक में आ गए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 68%। पहले से ही फिक्स है 68% आता है, मतलब इसका आंसर 68% आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो इसका भी आपने देख लिया संकुलन क्षमता। लास्ट वाला देख लेते हैं सरल घनी जालक का संकुलन क्षमता, जो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आप जानते हैं सरल घनी नाम से ही सरल है, तो इसकी सारे कैलकुलेशन भी कितने सरल होंगे। ये देखिए आप जानते हैं कि सरल घनी में जो कण होते हैं वो केवल और केवल कोनों पे होते हैं, यानी इस कोने और कहीं नहीं होगा। तो बस बना देते हैं इसके जो है कोने पर। ये देखिए एक कण अगर यहाँ पर होगा तो दूसरा कण इसके बगल में होगा। ये देखिए यही से हम निकाल लेंगे। इसकी त्रिज्या आर मानते हैं तो इसकी त्रिज्या आर मानते हैं, और भुजा इसकी हम लोग मान लिए ए, कि इसकी भुजा जो है वो क्या है, ए है। किसकी भुजा? घन की भुजा। अब इसके बाद अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि घन की भुजा ए बराबर होगा 2r। बस डायरेक्ट आ गया कि ये बराबर 2r होने वाला है। इसके साथ साथ हम इसमें कणों की संख्या देख लेंगे। कणों की संख्या, तो आपको पता है इसमें कणों की संख्या 1 होती है। इसमें एक ही कण होता है। कैसे होता है वो आप पहले ही निकाल चुके हैं। अब यहाँ से इसका हमको निकालना है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए अब यहाँ पर जो है इसमें कणों का आयतन, कण एक ही है, यानी इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक का गुणा करे चाहे ना गुणा करे कोई फर्क नहीं। अपॉन आप देखिए यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 100। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और a की जगह हम लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब मिलेगा, और अपन यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब इंटू 100। यहाँ भी 100 रहेगा। अब इसको r से r काट देंगे तो बचेगा 4/3 पाई आर, यहाँ पाई बचेगा और यहाँ 8 बचेगा इंटू 100, यानी सब अंक में बच गए। और जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मान मिलेगा 52.4। वैसे मिलता है 52.36, लेकिन हम उसके लिखते हैं 52.4%। तो ये संकुलन क्षमता हो गई सरल घनी की। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता जो है वो एससीपी और सीसीपी की है, और सबसे कम जो है वो आपका है सरल घनी जालक की। तो इस प्रकार आपने संकुलन क्षमता देख लिया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अब अच्छे से आ गया होगा। तो अब आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो है एकक कोष्ठिका में विमा और घनत्व संबंधी गणना। यानी एकक कोष्ठिका के हम लोग विमा की बात करेंगे और साथ में इसके घनत्व की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एकक कोष्ठिका का घनत्व होगा वही पूरे के पूरे ठोस का घनत्व होने वाला है। तो इसलिए अब इसका हम घनत्व निकालेंगे और साथ साथ इसके विमा पर क्या क्या गणनाएं होती हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आइए उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं एकक कोष्ठिका के घनत्व तथा विमा संबंधी गणना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कोई एकक कोष्ठिका लेंगे और उसके घनत्व की बात करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि कोई भी अगर एकक कोष्ठिका है तो एकक कोष्ठिका का जो घनत्व होगा वो बराबर होगा, जानते हैं घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो वही चीज होगा कि वो बराबर होगा एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान बटे बराबर होगा एकक कोष्ठिका के आयतन के। अब हमने मान लिया कि यहां पर एक एकक कोष्ठिका है, कोई भी एकक कोष्ठिका है, हमने मान लिया है घनी एकक कोष्ठिका मान लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि इसकी भुजा जो है वो ए है, अपने से मानते हैं कि उसकी भुजा ए है। तो इस प्रकार आपको एकक कोष्ठिका का जो आयतन है वो क्या मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या आती है कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। अब सिंपल सी बात है, एकक कोष्ठिका का अपना खुद का द्रव्यमान जो है इस पूरे संरचना का तो होगा नहीं, बल्कि जो इसके अंदर कण है उन्हीं कणों का जो द्रव्यमान होगा वही एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान होगा। मतलब अगर इनके बीच के कणों का द्रव्यमान, जो भी इसमें कण है उनके कणों का द्रव्यमान निकाल लें तो हमको पूरा द्रव्यमान यहाँ पर मिल जाने वाला। तो बस आसानी से निकालते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। देखिए यहाँ पर हम लोग एकक कोष्ठिका का कैसे द्रव्यमान निकालते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हमने जिस पदार्थ को लिया है उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है m।
मोलर द्रव्यमान यानी एक मोल का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m है। और हम मान लेते हैं कि इस एकक कोष्ठिका में जो कणों की संख्या है वो है z, कि इसमें z कण है। जैसे आपने देखा फलक केंद्रीय में 4 कण है तो z बराबर 4 होगा, अंतः केंद्रीय में 2 कण है तो z बराबर 2 होगा, सरल घनी के लिए z बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कणों की संख्या क्या है, z। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे सिंपल कि ये है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है एक मोल का द्रव्यमान कहलाता है मोलर द्रव्यमान। ये ग्राम में होता है, यम ग्राम हमने मान लिया है मोलर द्रव्यमान है। एक मोल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसका द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होता है और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं Na से, जिसे हम लोग अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो सिंपल कहने का यहाँ मतलब है कि Na, ठीक है, Na या कह सकते हैं सिंपल कि 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का जो द्रव्यमान होगा, वो बराबर क्या होगा, यम होगा, यानी उसका मोलर द्रव्यमान। तो यहां से अगर हम लोग एक कण का द्रव्यमान निकालेंगे तो वो हो जाएगा यम अपान हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक कण का। और अगर यहां से हम लोग 4 कण का द्रव्यमान निकालते हैं तो वो यम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू हो जाएगा जो है 4 कण नहीं, देखिए यहाँ पर जेड कण का निकालेंगे, क्योंकि इसमें जेड कण है, कुछ भी हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इंटू आपका हो गया जेड। ये हो गया जेड कण का द्रव्यमान। देखिए कैसे फिर से समझिए, इतने कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है जो ग्राम में होता है, तो हो गया यम ग्राम। और इसके बाद एक कण का निकालेंगे तो यम बटे ये इधर आएगा तो इतना हो जाएगा, और जेड कण का निकालेंगे तो यम अपन इतना, एक कण का अगर इतना है जेड कण का इंटू जेड हो जाएगा। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम जेड अपॉन लिख सकते हैं। अब देखिए ये है, ये आपका यन्ने है, यन्ने के बराबर ही होता है, तो हम लोग ये पूरा नहीं लिख के इसके जगह यन्ने लिख सकते हैं, क्योंकि यन्ने बराबर ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये कहीं लिखा है ना, मतलब इसका ये है। और ये आपका देखिए ये आ गया। अब ये जो आया है, ये आया एकक कोष्ठिका में कुल कणों का द्रव्यमान, यानी सिंपल एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ही आ गया। अब ये आ गया तो इसको यहाँ लिख देते हैं एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान में। देखिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है जेड, पहले लिख देते हैं जेड यम, और बटे आपका देखिए था Na। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये देखिए आपका हो जाएगा जेड एम इंटू आपका हो जाएगा ए क्यूब और यहाँ हो जाएगा Na, और ये हो जाएगा किसी भी एकक कोष्ठिका का घनत्व यानी कि D। और इसके सहायता से हम किसी एकक कोष्ठिका का घनत्व निकाल सकते हैं। अगर घनत्व दिया है तो एकक कोष्ठिका के विमा की लंबाई, यानी एकक कोष्ठिका जो होगा उसके जो भुजा है उसकी लंबाई, इसको इधर ले जाके घनत्व इधर ले जाके इसको भी निकाल सकते हैं। एकक कोष्ठिका का मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। और कणों की संख्या तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कणों की संख्या तो एकक कोष्ठिका को देख के ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है आप इसके सहायता से कर सकते हैं। अब इस पर कुछ सवाल भी होंगे आपके एनसीईआरटी में, वो सवाल आप कर लीजिएगा। बिल्कुल सूत्र पर आधारित सवाल है, उसमें कोई भी नई चीज नहीं है, जो सारे मान दिए रहेंगे केवल आपको सूत्र में रख देने हैं और आपके प्रश्न हो जाएंगे सॉल्व। तो वो सवाल आप लोग खुद से करिएगा। और ये हमारा आज का वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का पार्ट लेकर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।